हेलो एवरीवन। तो पिछली 3 क्लासों में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है आपको नेट जेआरएफ के लिए जो है सीएसआईआर लाइफ साइंस के लिए आपको तैयारी करनी है। और मैंने जैसे कि सबसे लास्ट क्लास में आपसे बताया था कि इसके बाद हम जेनेटिक्स शुरू करेंगे, तो आज हम जेनेटिक्स ही शुरू करने जा रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटे छोटे टॉपिक में ही हम पूरी जो है बनाएंगे, क्योंकि लेंथी टॉपिक कर देते हैं तो थोड़ा सा ये भी होता है कि बैठने में ज़्यादा देर में आदमी का इतना जो है मन थोड़ा सा वैसा हो जाता है। तो हम छोटे छोटे करके जो है पूरी जेनेटिक्स को ही खत्म करेंगे। लेकिन अगर ये डिपेंड करता है आप लोगों पर, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बड़े बड़े लेक्चर बनाऊं, आप बड़े बड़े लेक्चर पढ़ सकते हैं, तो मैक्सिमम मैं जो है 2 घंटे तक का लेक्चर ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको समय से थोड़ा कम चाहिए तो वो आप मुझे बता दें, कि आप कमेंट्स में बता दें कि क्लास थोड़ी बड़ी होनी चाहिए कि छोटी होनी चाहिए। अभी फ़िलहाल मैं अभी एक छोटी सी क्लास आपको बना करके दिखाऊंगा यहाँ पर। आज हम बात करेंगे जीन और एलील की। उससे पहले क्योंकि हमने बात की थी कि हम थोड़ा सा जो है जो बुक्स हैं जेनेटिक्स की, हालांकि पहले उसमें बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है बहुत जल्दी से करके जो है सारी बुक्स का एक ओवरव्यू दे देता हूं कि जो जो बुक्स आपको इसमें जो है स्टडी करनी है। तो सबसे पहले मैं अपनी सबसे पसंदीदा बुक बता देता हूं, जिसको मैंने भी पढ़ा है अपने नेट जेआरएफ के लिए। वो थी प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स बाय ई.जे. गार्डनर। उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स बाय ई.जे. गार्डनर, सिमोन्स एंड संस्टड, ये 3 लोगों की, 3 राइटर्स की वो बुक थी। और जो है वाइले उसका पब्लिकेशन है, न्यूयॉर्क। और ये सबसे अच्छी बुक है मेरे लिए, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है भाई। लेकिन अब तो खैर ये बुक जो है थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई है, क्योंकि ये तो रिवाइज नहीं हुई है। इसका इंडियन एडिशन भी अवेलेबल है, चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं, बहुत सस्ता ही है, इंडियन एडिशन अवेलेबल है। और दूसरी बुक मैं आपको जो बताता हूँ, जो दूसरी मेरी पसंदीदा बुक है, वो है आई जेनेटिक्स बाय रसल। ये भी बहुत अच्छी किताब है, जिसका जो पियर्सन पब्लिकेशन पर है, और अच्छी किताब है, ले सकते हैं आप। और मैं सब कुछ बता दूंगा आपको। और जो तीसरी सबसे अच्छी किताब है, जो मैं मानता हूँ आप जो पढ़ सकते हैं, जिसमें कि जो जेनेटिक्स प्रॉब्लम है वो वहाँ आपको सबसे ज़्यादा मिल जाएंगी। तो जेनेटिक्स प्रॉब्लम भी आप वहाँ से देख सकते हैं। जो उस बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक एनालिसिस बाय ग्रिफिथ। इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक एनालिसिस बाय ग्रिफिथ, पब्लिकेशन है मैकमिलन, और 12th एडिशन चल रहा है, 2020 में ही आया है। तो ये किताब काफ़ी जो है अपडेटेड बुक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और एक और बुक है कंसेप्ट्स ऑफ जेनेटिक्स बाय क्लग एंड कमिंग, वो भी काफ़ी अच्छी किताब है, उसका 11th एडिशन चल रहा है। एक क्लग एंड कमिंग की, उसमें और बहुत सारे राइटर भी हैं। क्लग एंड कमिंग की एक दूसरी बुक भी है, कंसेप्ट एंड कनेक्शंस ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, वो भी क्लग एंड कमिंग की है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो हम यहाँ टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक आप जो है इस टॉपिक को अगर आपको क्लियर करना है तो आप इसके लिए ई.जे. गार्डनर की बुक में सजेस्ट करता हूँ। फिलहाल अभी हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे अपनी जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में जब हम जेनेटिक्स का नाम सुनते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि जेनेटिक्स हम पढ़ते हैं जब जेनेटिक्स को, तो हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब भाई क्या इसके अंदर पढ़ना है, क्या इसके अंदर आना है, मतलब क्या चीज़ पढ़ेंगे। तो सभी जो भी हैं पढ़ने वाले, वो सब जब जेनेटिक्स का नाम आएगा तो वो सोचेंगे कि नहीं जीन की बात होगी, भाई जीन की बात होगी, डीएनए की बात होगी, डीएनए पे हम काम करेंगे कि भाई डीएनए में क्या चीज़ होती है। तो जेनेटिक्स को हम हमेशा जीन से जोड़ते हैं, और बिल्कुल बात ठीक भी है, ऐसे मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है। लेकिन केवल जीन को जान लेने से जेनेटिक्स खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम डीएनए को बहुत अच्छे से जान लें और जेनेटिक्स हम बहुत समझ जाएंगे तो भी बात सही नहीं है। जेनेटिक्स ऐसा नहीं है, जेनेटिक्स बहुत तरह की जेनेटिक्स है। बस ये है कि हाँ, जेनेटिक्स को हम पढ़ते हैं जब, तो पूरी की पूरी जेनेटिक्स पढ़ते जो हैं हम, वो पूरी की पूरी होती है जीन के कंसर्न में ही, ठीक है, उसमें जीन की ही बात होती है। मतलब कि कोई भी हम बात करेंगे तो वो जीन लेवल पर होगी। हम ये नहीं करेंगे हर बार जीन की बात करेंगे, मतलब कि जो भी हम बात करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो वो हमेशा जीन लेवल पर होगी। मतलब कि हमारा जो लेवल होगा वो जीन लेवल पर बताएंगे कि भाई ये जीन ऐसा है या वो जीन ऐसा है, इसका फंक्शन ये है। सपोज करो मैं ये कह रहा हूँ भाई, जो कि अगर किसी का कलर है वो ब्लैक है, तो
तो हम कई तरह से उसको इंटरप्रेटेट कर सकते हैं। कोई कहेगा भाई ये धूप में ज़्यादा घूमता होगा इसलिए काला हो गया, कोई कहेगा भाई ये अफ्रीका में रहते हैं इसलिए काले हो गए, कोई कहेगा भाई मिलेनियन का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा डेप्थ में चले गए तो कहेगा भाई मिलेनियन का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए काले हो गए, कोई कहेगा कि नहीं भाई ऐसा है जो मिलेनियन फॉर्मेशन जो है इनका जो ये पर्टिकुलर कुछ ऐसा डाइट ले रहे हैं तो इसलिए हो रहा है, तो वो डाइटिशियन हो गया। तो वो कोई कह रहा नहीं भाई ये इनके अंदर ये केमिकल बनने लगा है मिलेनियन को बनाने वाला, तो वो बायोकेमिस्ट्री के लेवल पर हो गया। लेकिन जो जेनेटिक्स वाला पता वो क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि पहले मैं ये देखता हूँ कि पेडिग्री एनालिसिस क्या, पेडिग्री का मतलब उनकी जो है उनके एंसेस्ट्रल जो है एक्टिविटी को देखेगा कि इनके एंसेस्टर कैसे थे, इनकी माता कैसी थी, इनके पिता कैसे थे, मदर फादर और उनके ग्रैंडफादर ग्रैंडसन ग्रैंडमदर, इन सबको देखना शुरू करेगा कि इनके अंदर कैसा इनका कलर था, उनके अंदर वो जीन था कि नहीं। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि हमें छोटी सी बात को बहुत बड़ी ना करके हम ये कहेंगे जब भी हम कोई बात कहेंगे जेनेटिक्स के अंदर तो हमें ये याद रखना है कि हम कोई भी बात जब भी करेंगे तो वो उसका जो है जो उसका सपोर्ट करेगा वो उसका जीन करेगा। तो हम जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जेनेटिक्स के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है जीन। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं कि जीन है क्या, जीन में हम क्या चीज़ है। भाई जब हम कभी 8th क्लास में थे तो हमने इसकी जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो हमने वो पढ़ी थी कि भाई देखो हिंदी मीडियम में थे हम, ठीक है, तो हमने तो ये पढ़ा था कि जो जीन है वो अनुवांशिकी की इकाई है। थोड़ा बड़ी क्लास में गए तो थोड़ी उसी डेफिनेशन को ये बताने लगे, जीन इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, तो वो इंग्लिश में आ गए थे हम तब। तो जीन इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हाँ जीन इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। लेकिन क्या इस बात को जान लेने से हम जेनेटिक्स को समझ जाएंगे? नहीं, जीन इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी या जीन जो है वो अनुवांशिक की इकाई है, इस बात को सिर्फ जान लेने से ही हम जेनेटिक्स को नहीं समझ सकते, क्योंकि जीन से बहुत आगे जेनेटिक्स है। ये तो सिर्फ उसकी फाउंडेशन है इसको समझने के बाद। और अगर CSIR नेट की बात मैं करूं लाइफ साइंस की और वहाँ की बात करें कि वहाँ पर क्या जीन से नहीं, वहाँ जीन से नहीं, वहाँ जीन की स्टैटिस्टिक्स को आपको समझना है कि जब जीन जो है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब वो अपना बिहेव शो करता है, उसका बिहेवियर जो है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। फिजिकल एक्सप्रेशन तो बहुत छोटी बात है, वो तो आप समझ लेंगे, बुक में से पढ़ के समझ लेंगे, लेकिन उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा है वो बुक से पढ़ने के बाद भी बहुत कभी कभी समझ में नहीं आता है। तो इसलिए जो है हम पहले तो जीन को ही समझेंगे, अभी फ़िलहाल तो इसको हम थ्योरेटिकली समझेंगे, लेकिन फिर हम उसको मैथमेटिकली समझेंगे। और ये मान के चलिए कि हम जेनेटिक्स में बायोलॉजी की बात कम करेंगे और जो है मैथमेटिक्स की बात ज़्यादा करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो वो 1 बाय 1 आप सब कुछ समझते रहेंगे, बिल्कुल उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीन की, व्हाट इज जीन। तो सबसे छोटी डेफिनेशन पढ़ा हमने, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो यूनिट ऑफ हेरिडिटी पढ़ने के बाद में हमने ये तो पढ़ लिया, लेकिन जब हम बहुत थोड़ा और आगे जाते हैं तो यूनिट ऑफ हेरिडिटी से काम नहीं चलता। फिर हम क्या कहते हैं कि जीन इज द स्पेसिफिक सीक्वेंस of the nucleotide that is able to produce a protein, a functional protein। ठीक है, हमने मान लिया भाई, ठीक है, जब बुक में लिखा हुआ है तो बात सही है कि जीन इज द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड दैट इज एबल टू प्रोड्यूस अ फंक्शनल प्रोटीन। लेकिन जीन, अब मतलब हिंदी में थोड़ा बता देता हूँ इसको, मतलब कि जो जीन है वो न्यूक्लियोटाइड का एक व्यवस्थित क्रम है जो कि एक फंक्शनल प्रोटीन को बना सकता है। तो क्या जो नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनाएगा तो वो जीन नहीं है? नहीं भाई, ऐसा बात तो नहीं है। क्या या जीन सारे प्रोटीन ही बनाएंगे? जीन सारे प्रोटीन नहीं बनाएंगे। बहुत सारे जीन हैं जो आरएनए प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रो आरएनए प्रोड्यूस करते हैं, तो वो सारे भी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन करते हैं। हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिकल एक्टिविटी है, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, उनको कंट्रोल करते हैं। तो जीन तो फिर इसका मतलब है कि अगर हम ये कहें कि जीन इज द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड दैट इज एबल टू प्रोड्यूस फंक्शनल प्रोटीन, तो ये बात थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेते हैं कि जीन इज द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड दैट इज एबल टू प्रोड्यूस ए फंक्शनल प्रोडक्ट, दैट इज एबल टू प्रोड्यूस ए फंक्शनल प्रोडक्ट। फंक्शनल प्रोडक्ट मतलब जीन वो एक क्रम है न्यूक्लियोटाइड्स का जो किसी फंक्शनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करो। उसमें क्या, उसमें प्रोटीन भी हो सकता है,
ठीक है, उसमें आरएनए भी हो सकते हैं, आरएनए जो डिफरेंट टाइप्स के हैं वो सब कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। तो जीन हम सिर्फ ये कह रहे हैं। अब ये बात तो मान ली कि हमने भाई कि जीन की डेफिनेशन है क्या, लेकिन अब हमें बात करनी है कि जीन की लोकेशन है क्या, जीन कहाँ पर है। हम बहुत बार पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज जीन, जीन की डेफिनेशन हमको याद है, लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं ना कि बच्चों से कि भाई बच्चों ये बताओ जीन होता कहाँ है, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी कि जीन कहाँ है। तो ठीक है, तो पहले एक बार ये देख लेंगे जीन एक्चुअल में जीन है कहाँ, जीन हमें कहाँ पे मिलेगा। तो जीन हमें कहाँ मिलेगा वहीं चलते हैं। देखो भाई, जो जीन है वो हमें ये तो पता ही हमें सेल में मिलेगा। ज़्यादातर बच्चे यही आंसर देते हैं कि सर मैं पूछता हूँ कि सर जो कि मैं पूछता हूँ बच्चों ये बताओ जीन कहाँ मिलेगा, तो वो कहते हैं सर सेल में मिलेगा। अब ठीक है भाई, मैं मना तो नहीं कर सकता कि बात गलत है, सेल में ही मिलेगा, लेकिन सेल में कहाँ मिलेगा? गोल्जी बॉडी में, राइबोसोम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या न्यूक्लियस में, या वैक्यूल्स में, कहाँ मिलेगा? ये सब जगह मिलेगा। चलो वही बात करते हैं। तो देखो, हमने मान लिया ये एक सेल है, ठीक है, मान लीजिए एक सेल है ये। अब क्योंकि इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, ठीक, इस न्यूक्लियस में जो होता है जेनेटिक मटेरियल इस तरह से, और एक छोटा सा एक चीज़ और होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। अभी उसकी बात छोड़ो, न्यूक्लियोलस की वो जब करेंगे जब कभी ऑर्गेनेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये क्या होता है? डीएनए, डीएनए, ठीक है। अब लेकिन जब इसको ऐसे करके बनाया तो इसका मतलब ये कि इसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन, क्रोमोजोम, ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी फिलहाल बस जीन की बात करनी है। तो अभी मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि जीन कहाँ होता है। तो ये सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोजोम, जिनको कहते हैं हिंदी में गुणसूत्र। सेल में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम, ठीक है, ये रहे क्रोमोजोम। तो ये क्रोमोजोम जो है, अब इसको बाहर कर लेते हैं, है ना। सेल हमने ये निकाल लिया, न्यूक्लियस बाहर, हमने पूरा न्यूक्लियस को बाहर निकाल लिया सेल के अंदर से। इसको क्योंकि हमें इलाबोरेट करके इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखना है, तो हमें बड़ा करके देखा तो ठीक है भाई, ये इसके अंदर हमारे क्रोमोजोम दिखाई दे रहे हैं, ठीक, ये कोई भी क्रोमोजोम है। फिर हमें क्या, इस क्रोमोजोम को बाहर निकाल लीजिए। ये हमने क्रोमोजोम पूरा बाहर निकाल लिया, ठीक है। बचपन में हम ऐसे ही पढ़ते थे, क्रोमोजोम ऐसा होता है। हाँ, एक्सटर्नल जो उसकी मॉर्फोलॉजी है वो देखने में ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। लेकिन हाँ, देखने में ऐसा ही दिखेगा जब हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं। तो इस क्रोमोजोम को हमने बाहर निकाल लिया। अब इस क्रोमोजोम के अंदर देखते हैं क्या है। जब इस क्रोमोजोम के अंदर देखा तो पता चला कि इस क्रोमोजोम के अंदर तो डीएनए का डबल हेलिक्स है, डीएनए का डबल हेलिक्स है इस क्रोमोजोम के अंदर। इसको आपको पता है सेंट्रोमियर कहते हैं, इनको आपको पता है, इनको इसकी आर्म्स कहते हैं, ठीक है, क्रोमेटिड्स। चलो वो बात बाद में करेंगे, अभी फिलहाल क्रोमोजोम है ये हमारा। क्रोमोजोम के अंदर क्या है? डीएनए, ये डीएनए है। अब इस डीएनए को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। पहले हम सेल में आए, सेल के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस को बाहर निकाला, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम थे, क्रोमोजोम को बाहर निकाल लिया। अब क्रोमोजोम से बाहर निकालना है डीएनए, ठीक है, ये निकाल लिया हमने बाहर डीएनए, ठीक है, ये हमने बाहर निकाल लिया डीएनए, ये पूरा डीएनए निकाल लिया मैंने इसका, ये सेंट्रोमियर है इसकी यहाँ पर, ठीक है, और ये पूरा डीएनए बाहर निकाल लिया। अब इस डीएनए की बात करते हैं कि इस डीएनए में थोड़ा सा इसको इलाबोरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ डीएनए पर देखते हैं कि यहाँ डीएनए क्या। अब इसको मैंने सीधा कर लेते हैं, जो डीएनए ये कर लिया हमने इसको सीधा डीएनए को। अब डीएनए के अंदर होती हैं क्या, आपको पता है, इसके अंदर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, जिनको आप कहते हैं एडेनिन, थाइमिन, ग्वानोसिन एंड साइटोसिन। एक यूरेसिल भी होता है लेकिन वो आरएनए में होता है, ठीक है। तो डीएनए के अंदर एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये चारों होते हैं, और इनकी पेयरिंग भी आपको पता ही होगी, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है। और जो ये पेयरिंग है, ये कौन सी पेयरिंग है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली पेयरिंग है,
इनके बीच में जो होती है कैसी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और एडेनिन और थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो, और जो इनकी डेप्थ की बात है वो जब हम तब पढ़ लेंगे जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे, अभी फिलहाल जीन। तो हमने मान लिया भाई ये यहाँ पर ए टी सी जी ए टी टी ये सब यहाँ पर सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है यहाँ पर, अगर सपोज करो यही सीक्वेंस से इससे जो भी एमआरएनए बनेगा और उस एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेगा, अगर वो एमआरएनए से जो प्रोटीन बना है और वो प्रोटीन जो है हमारे जो है हेयर कलर को कंट्रोल करता है, तो बस ये एक जीन है। तो इसे हम क्या कहेंगे, जीन फॉर हेयर कलर, जीन फॉर हेयर कलर। अगर ये वाला सीक्वेंस इसमें आगे भी बहुत होगा, क्योंकि भाई डीएनए है, डीएनए बहुत बड़ा होगा, ये रहा, इसमें सीक्वेंस और बहुत सारे हैं, लेकिन जो ये और सीक्वेंस है ये सब जो है हेयर कलर नहीं करता है। अब सपोज करो एक बीच में कुछ ये पोर्शन ऐसा आया जो किसी चीज़ को भी जो है कोई फंक्शनल प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। इसको क्या कहेंगे, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक का जो ये जो सीक्वेंस है, सपोज करो यहाँ पर ए टी 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 सी 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 जी, एक और सीक्वेंस यहाँ पर है, जो सीक्वेंस ये क्या काम करता है, अब हमने मान लिया कि ये जो है हमारी हाइट को कंट्रोल करता है, हाइट को कंट्रोल करता है, तो ये क्या हो गया, जीन फॉर हाइट। उसमें टाल भी हो सकता है, उसमें ड्वार्फ भी हो सकता है, जैसे कि ये जीन फॉर हेयर कलर, ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, डार्क ब्लैक भी हो सकता है, लाइट ब्राउन भी हो सकता है, मतलब कलर कैसा भी हो सकता है, लेकिन फिर ये जीन फॉर हेयर कलर है बस। और इसी तरह से ये हो गया जीन फॉर हाइट। तो ये जो है ये जीन है, और ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा डीएनए और उसमें सारे जीन 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 है, मतलब कि ये नहीं मानना कभी भी कि ये डीएनए है और इसमें जितना भी सीक्वेंस है वो कहीं ना कहीं सब कोई प्रोडक्ट बनाएगा, नहीं। हो सकता है सिर्फ इतना सा पोर्शन है वो जीन है और ये पूरा पोर्शन जीन नहीं है। हो सकता है यहाँ पर भी एक और जीन है, एक क्रोमोसोम पर एक जीन भी हो सकता है, 2 जीन भी हो सकता है, 10 जीन भी हो सकता है, ठीक है। वो जब बात कर लेंगे, जब हम आगे और पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी अब देखिए कि जीन होता कहाँ है। जीन सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, उन क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है, उस डीएनए के अंदर जो स्पेसिफिक कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जो किसी फंक्शनल प्रोडक्ट को जो बनाने के योग्य होते हैं, उसको जीन कहते हैं, ठीक है। अगर कोई भी इसमें आगे भी आपको समस्या है जीन को समझने में, तो मैं फिर उसको दोबारा भी आपको बता दूंगा। आप कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं कि जी जीन में यहाँ पर ये समझ नहीं आया, तो ये हमारी बात यहाँ पर बस जीन पर आकर ख़त्म हो गई कि जीन क्या है। हमने इसको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझ लिया। कोई भी अगर इसको पढ़ेगा सुनेगा तो ये सबके लिए सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब जीन के बाद जो दूसरी टर्म है जेनेटिक्स में जो बार बार रिपीट होगी, वो है हमारी एलील। अब एलील की ही बात करते हैं कि एलील क्या, मैं इसको रफ करता हूँ एक बार। तो हम बात कर रहे थे कि अब पढ़ेंगे हम एलील। क्यों? क्योंकि हमने जीन तो भाई देख लिया कि जीन कहाँ है, और दूसरी जो हमारी टर्म है जेनेटिक्स में एलील, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं जब पूछता हूँ स्टूडेंट से इसके बारे में भी कि व्हाट इज एलील, ये बात, ये वाली डेफिनेशन सब दे देते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इज नोन एज एलील। ये तो सब जानते हैं इस डेफिनेशन को, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, वो कहाँ है। अब एलील है कहाँ पर, जैसे हमने अभी जीन को देखा कि जीन है कहाँ पर, इसी तरीके से सबसे पहले हम एलील को ही देखते हैं कि एलील है कहाँ पर, हमें कहाँ मिलेगा, सेल में कहाँ जाएंगे जहाँ पर हमें एलील मिलेगा। तो ठीक है, डेफिनेशन तो बिल्कुल ठीक है कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इज नोन एज एलील, लेकिन एलील की लोकेशन एक्चुअल में है क्या, तो वही चलते हैं हम एलील की लोकेशन पर। तो अभी हमने तो देखो, एलील को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक अलग टॉपिक की तरफ जाना होगा कि एलील क्या है उसको समझने के लिए। देखिए, एलील जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, नॉर्मल बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, अभी कोई मैं एक्सेप्शन इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल यही बताऊँगा, यही कहूँगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी भी कैरेक्टर के लिए 2 जीन होते हैं। देखो, जैसे कि मैं बताऊं, जैसे कि हमने बात क्या करी थी, हेयर
हेयर कलर की बात करी थी, मैं एक को नॉर्मल ले लेते हैं, या तो हो सकता है ब्लैक या हो सकता है ब्राउन। चलो हमने मान लिया कि जो पूरी की पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन है उसके अंदर 2 ही कलर मिलते हैं हेयर के, या तो ब्लैक या ब्राउन। ठीक है, मिलते और भी हमने मान लिया ऐसा बस कि ब्लैक और ब्राउन मिलते हैं, तो ब्लैक और ब्राउन मिलता है, तो एक जीन तो होगा ब्लैक के लिए। अब जीन अभी आप पढ़े हैं कि जीन कहाँ पर है, एक तो जीन होगा ब्लैक के लिए और एक जीन होगा ब्राउन के लिए। तो ये जो 2 जीन है ना इस हेयर कलर के लिए, ये इसके 2 एलील हैं। ये तो हो गया हमारा जीन हेयर कलर, और इस जीन के हो गए 2 एलील, एलील 1 एंड एलील 2। 1 एलील फॉर ब्लैक कलर एंड अनदर एलील फॉर ब्राउन कलर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, मतलब कि एक जीन की 2 अलग अलग अवस्थाएं, 2 अलग अलग इकाइयां, एक तो किसी दूसरे को कंट्रोल करी, और किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी भी कैरेक्टर के लिए 2 ही एलील मिलते हैं। लेकिन आने वाले समय में इस बात को हम फिर गड़बड़ करेंगे। कब करेंगे गड़बड़, जब हम पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, मल्टीपल एलिलिक फिनोमिना पढ़ेंगे, तब हम इसको बताएंगे कि नहीं बहुत सारे एलील भी होते हैं। अभी फिलहाल लेकिन नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं तो 2 एलील होंगे। जैसे कि हम अगर एक दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं, हाइट की बात करें तो भाई हाइट या तो टाल होंगे या फिर ड्वार्फ होंगे। तो टाल हो गया और एक ड्वार्फ हो गया। ठीक है, तो टाल हो गया या ड्वार्फ हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइट तो हो गया हमारा जीन, ठीक है, और ये क्या हो गए एलील 1 एंड एलील 2। इसका मतलब है कि इनकी अल्टरनेटिव फॉर्म ये हो गई इस जीन की, या तो भाई कोई भी आदमी या तो लंबा होगा या बौना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो जीन है हाइट का वो 2 तरह के अपने एक्सप्रेशन शो करता है। एक्सप्रेशन का मतलब अपने आप को प्रदर्शित करता है, तो 2 तरह से प्रदर्शित कर रहा है, या तो वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को टॉल कर देगा ऊंचा, या फिर डॉर्फ कर देगा बौना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जीन की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म है एलील। अब लेकिन कंफ्यूजन कहाँ हो रहा होगा कि भाई ये तो हमने पढ़ लिया था कि जीन कहाँ है, लेकिन फिर एलील जीन वही है जहां हमने बताया जीन तो वही है, लेकिन उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म कहां पर मिलेगी, ये तो अभी हम पढ़ गए ना। देखिए मैं बताता हूं आपको, भाई हमने अभी बताया था कि जब हम ये सेल में थे, सेल से न्यूक्लियस में थे, न्यूक्लियस से फिर क्रोमोसोम पर आए थे, क्रोमोसोम से फिर हम डीएनए पर आ गए थे, और डीएनए में हमने बताया था कि भाई इसके अंदर सीक्वेंस हैं इस तरह के। ठीक है, सेल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए को हमने बताया कि डीएनए पर सीक्वेंस है किसका, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, इनके सीक्वेंस है। और हमने कहा कि भाई ये वाला सीक्वेंस जो है ये जो है हाइट के लिए है, ये हमने बता दिया भाई ये हाइट के लिए है। हमने कहा कि ये हाइट के लिए है। अब मैंने कहा कि ये वाला हाइट के लिए तो है, लेकिन ये कौन सी हाइट के लिए है, कि भाई ये तो टॉल के लिए है। तो ड्वार्फ के लिए कहाँ गया, जो इसका एलील है जो ड्वार्फ वाला वो कहाँ मिलेगा, वो इसी के होमोलोगस क्रोमोसोम पर मिलेगा, इसी के होमोलोगस क्रोमोसोम पर मिलेगा जो इसका ड्वार्फ वाला होगा। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ से आया, अब देखिए आज आप इस चीज़ को समझेंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम होता क्या है और वो आता कहाँ से है और कहाँ पर होता है। क्योंकि देखो मैंने देखा है कि क्या होता है, जब टीचर्स पढ़ाने आते हैं जेनेटिक्स वो बता देते हैं होमोलोगस की, हम उनसे पूछते हैं कि सर होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, कि भाई जिनके बीच में पेयरिंग होती है, बस इतनी बात कहते हैं कि जो जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो जिन क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग होती है उनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। अब जो सामने वाला स्टूडेंट है बेचारा, उसे ना तो अभी तो उसे क्रॉसिंग ओवर पता है ना उसे पेयरिंग पता है, उसे होमोलोगस क्रोमोसोम कैसे पता चल जाएगा। हमें तो लेमन लैंग्वेज में समझना कि भैया पहले बताओ होमोलोगस क्रोमोसोम किस बला का नाम है, तो सबसे पहले यही देखते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है। ठीक है, तो देखिए बड़ा सिंपल एग्जांपल, बिल्कुल क्लियरली यहां देखते रहिए और आप समझते चले जाएंगे। भाई ये हमने मान लिया कोई एक व्यक्ति है, मेल है, ठीक है, और ये एक दूसरा ऑर्गेनिज्म फीमेल है, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं मेल फीमेल, नोटेशन भी बना देते हैं। भाई मेल को दिखाते हैं इस तरीके से,
ठीक है। और भाई फीमेल को दिखाते हैं इस तरीके से, प्लस नीचे लगा करके, और मेल को दिखाते हैं एरो लगा के, ठीक है। ये उसका होता है मेल और फीमेल के, क्योंकि बीच में से इनको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ बनाना है, ठीक है। तो ये मैंने बीच से हटा दिया। अब देखते हैं कि यहाँ पर मतलब इसमें क्या है। ये हमने मेल और फीमेल, अब ये मेल और फीमेल के पता हमने क्या लिए हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म ही, हमने केवल उनके न्यूक्लियस को उठा रखा है। देखो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यू, टिश्यू के अंदर सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए। तो मैं पहले ऑर्गेनिज्म बनाऊं फिर इतना सब लेकर के आऊँ तो बहुत भारी बात है। तो हमने सीधा सीधा दो, एक मेल की और एक फीमेल के न्यूक्लियस उठा लिए, ठीक है, न्यूक्लियस ले लिए। तो इस न्यूक्लियस के अंदर मैंने मान लिया 1 2 3 4 क्रोमोसोम है, और जो फीमेल है उसके अंदर भी 4 क्रोमोसोम होंगे, ठीक। अब ये जो क्रोमोसोम है इसे हमने कहा क्रोमोसोम नंबर 1, इसे क्रोमोसोम नंबर कहा 1 डैश, इसे कहा 2 और ये 2 डैश, ठीक है। इसी तरह से इसको कहा हमने नाम बदल लेते हैं, फीमेल के हैं तो ए, या हाँ नहीं इसके भी ऐसे रख लेते हैं, 1 ही रख लेते हैं, सही है। 1 डैश 2 एंड 2 डैश, इनके नाम रख लिए क्रोमोसोम के, जिससे हम कंफ्यूज ना हो जाएं बीच में जब टॉपिक स्टार्ट हो। तो देखो ये इनकी कैसी सेल है, सोमैटिक सेल है। अब हमने मान लिया सोमैटिक, सोमैटिक सेल का मतलब ये होता है कायिक, हिंदी में कहते हैं कायिक कोशिकाएं, सोमैटिक सेल्स। तो जो सोमैटिक सेल्स हैं, इन सोमैटिक सेल्स में क्रोमोसोम जो होंगे वो फुल क्रोमोसोम नंबर होगा, लेकिन इससे जब गैमीट बनते हैं ना, गैमीट क्या होते हैं, जिनको कहते हैं हम जर्म सेल, ठीक है, वर्दी कोशिका, जो जर्म सेल्स होती हैं, ठीक है, जिनसे जो है डेवलपमेंट होता है, जिन मिक्स होकर के, जैसे कि स्पर्म और ओवा, स्पर्म और ओवा की बात करें तो ये जर्म सेल्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से कोई सेल ले लूँ तो वो क्या है, सोमैटिक सेल है। तो स्पर्म और ओवा की बात करें तो वो क्या है, वो जर्म सेल्स हैं। तो देखो जब यहाँ से जर्म सेल्स बनेंगी तो इससे 2 तरह की जर्म सेल्स बन सकती हैं, 1 एंड 2। कैसी सेल्स, जिसमें एक में तो आएगा 1 क्रोमोसोम बना देते हैं, ये आया क्रोमोसोम 1 और एक आ गया क्रोमोसोम 2, इसमें आ गया क्रोमोसोम 1 डैश और दूसरा क्रोमोसोम आ गया 2 डैश। लेकिन ऐसी सेल बने ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, और भी तरह की बन सकती है। कैसी, एक ये भी बन सकती है, एक क्रोमोसोम आ गया 1 और एक क्रोमोसोम आ गया 2 डैश। एक दूसरी सेल भी बन सकती है, कैसी, कि एक क्रोमोसोम तो आ गया 1 डैश और एक क्रोमोसोम आ गया 2। इस तरह की 4 सेल्स बन सकती हैं। लेकिन अभी तो भाई यहाँ तो क्रोमोसोम ही कम है, क्योंकि ये जो है, क्यों देखो ये 2 ये क्रोमोसोम कम है, अभी पूरे भी होंगे, अभी होंगे पूरे, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 डैश के साथ 2 डैश आ सकता है, 1 के साथ 2 डैश आ सकता है और 1 डैश के साथ 2 आ सकता है। क्योंकि देखो अब यह क्या मतलब क्या है, जो ये 1 और 1 डैश है, जो इस सेल के पास 1 और 1 डैश है, ये एक्चुअल में इसके पास कहाँ से आया है, इसके पास में जो आया ना, ये अगर देखो ये इसकी मदर हैं, ये इसके फादर हैं, इनके पास भी ऐसे ही क्रोमोसोम रहे होंगे, बिल्कुल रहे होंगे, नहीं रहे ही होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई संशय है, बिल्कुल रहे होंगे। और इनके क्रोमोसोम के नंबर भी ऐसे होंगे 1 डैश 2 डैश, कुछ भी हो सकते हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इसी तरह कुछ होंगे 1 डैश 2 डैश। तो क्या हुआ कि, और हाँ भाई ये नहीं है कि जरूरी ऐसे होंगे, इस तरह के भी हो सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म रहा और ये इसकी मदर है, इसके फादर है, तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम रहा 1, ठीक है, और एक क्रोमोसोम रहा मान लिया हमने दूसरा भी 1 रहा, और एक रहा 2 और दूसरा भी रहा 2। इनके पास रहे, एक रहा 1 डैश और दूसरा रहा 1 डैश और तीसरा रहा 2 डैश और चौथा रहा 2 डैश। ऐसे भी हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से एक क्रोमोसोम तो ये आ गया 1, ये वाला क्रोमोसोम यहाँ पर आ गया 2, इसी तरह से यहाँ से एक क्रोमोसोम चला गया ये 2 और यहाँ से एक क्रोमोसोम और चला गया ये 2 डैश। तो इनके मदर फादर ने इनको 4 क्रोमोसोम दे दिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ तो 1 ही था, लेकिन इस 1 के पैरेलल 1 डैश कहाँ से मिल गया, इसकी फादर से मिल गया। ये तो मदर हो गई, ये फादर हो गए,
तो इनकी मदर ने दिया 1 और इनके फादर ने दे दिया 1 डैश। तो अभी जो सेल हमारे सामने वहां पर 1 और 1 डैश है। अभी जब आगे इनके ऑफस्प्रिंग होंगे तो वहां कुछ और कंडीशन हो जाएगी। तो जो ये क्रोमोसोम होते हैं, जो सेम क्रोमोसोम, अब ये कैसे क्रोमोसोम है, अगर इस क्रोमोसोम के ऊपर यहां पर और इस क्रोमोसोम के ऊपर भी यहां पर, अगर इस क्रोमोसोम के ऊपर यहां पर हाइट के लिए जीन है तो यहां पर 1 डैश के लिए भी यहीं पर हाइट के लिए जीन होगा। और ये जो बिल्कुल सेम जो पोजीशन है इसी को कहते हैं लोकस, जीन लोकस। ये जो लोकेशन है इसी को कहते हैं जीन लोकस। और ये दोनों के जीन यही होंगे और पेयरिंग इन दोनों के बीच में ही हुई होगी। जब इन दोनों के बीच में पेयरिंग होगी तभी जो है वहां पर से ये सब कुछ होगा। ठीक है, तो पेयरिंग होगी, इसका मतलब ये कि एक मदर का वही क्रोमोसोम जिस पर कि एक सेम जीन है और फादर का वही सेम क्रोमोसोम जिस पर कि सेम जीन है, जब वो दोनों क्रोमोसोम एक ही सेल के अंदर आ जाते हैं तो वो दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। और ये अब इसको तो हम हटा देते हैं, ठीक है, इससे अब हमारा कोई मतलब नहीं, ये हमारा होगी बात खत्म, क्योंकि हमें ये देखना था कि ये कहाँ से आए हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गए। ठीक, अब ये जो मैंने बना के दिखाया ना, इनको कहते हैं गैमीट। ये 1 2 3 4, मतलब कि ये है कि ये जर्म सेल इन 4 तरह के गैमीट बना सकती है और इसी तरह से ये भी जर्म सेल जो है इसी तरह के 4 गैमीट बना सकती है। और ये कोई भी गैमीट किसी भी गैमीट से फ्यूज होकर के, सपोज करो यहां से भी 4 गैमीट बने 1 2 3 4, ठीक है, और इनके अंदर सबके अंदर 2-2 क्रोमोसोम। ठीक है, ये 1 ये 2, ये 1 डैश ये 2 डैश, ये 1 ये 2 डैश, ये 1 डैश ये 2, ये सब 4 गैमीट यहाँ से बन गए। तो जो मेटिंग होगी, जब मेटिंग होगी तो मेटिंग, ये दोनों गैमीट भी एक साथ आ सकते हैं, ये दोनों गैमीट भी एक साथ आ सकते हैं, ये दोनों गैमीट भी एक साथ आ सकते हैं, ये गैमीट इसके साथ भी आ सकता है, ये गैमीट इसके साथ भी आ सकता है। इसका मतलब है कि मदर और फादर से अलग अलग 2 गैमीट आएंगे। मतलब ये स्पर्म मान लिया और हमने ये ओवा मान लिया, तो ये स्पर्म है, ये ओवा है। तो कोई भी स्पर्म किसी भी ओवा के साथ में फ्यूज होकर के, जब फ्यूज हो जाएगा, सपोज करो इन दोनों का फ्यूजन हुआ, हमने मान लिया, और ये रैंडम फिनोमिना है, इसके बारे में कुछ नहीं पता आज तक भी कि ये कैसे होता है फ्यूजन, रैंडम फिनोमिना है। इन दोनों का फ्यूजन हुआ तो सेल कैसी होगी, ये आ गई सेल। ठीक है, तो ये सेल आई, तो ये क्रोमोसोम 1 यहां से वाला 1 डैश, ये क्रोमोसोम ये वाला 1, ये क्रोमोसोम ये 2 डैश और ये क्रोमोसोम 2। तो ये दोनों होमोलोगस हैं आपस में, ये दोनों होमोलोगस हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो जीन यहाँ पर होगा इसमें भी वही जीन यहाँ पर होगा। अगर सपोज करो जीन है यहाँ पर हाइट के लिए तो यहाँ पर भी जीन हाइट के लिए होगा। लेकिन मैंने कहा कि जो 1 डैश है वहाँ पर तो है टॉल के लिए और जो 1 है वहाँ पर है ड्वार्फ के लिए। तो यहाँ पर एक तो हो गया टॉल के लिए और एक हो गया यहाँ पर ड्वार्फ के लिए। एक हो गया टॉल के लिए, एक हो गया, मतलब यहां पर तो है जो जीन हाइट के लिए वो है टॉल और जो यहां पर जीन है हाइट के लिए वो है ड्वार्फ। तो ये दोनों किसके? जीन फॉर हाइट। ये क्या हो गया? जीन फॉर हाइट। ये जो है लोकस, जो लोकेशन है इन दोनों जीन की, ये तो हो गया लोकस। और इस जीन के 2 एलील हो गए, टॉल और ड्वार्फ, टॉल और ड्वार्फ। और अगर इन दोनों का फ्यूजन हो गया तो ये जो सेल बनेगी उसके अंदर टॉल के लिए भी होगा एलील और ड्वार्फ के लिए भी होगा। अब सोचना यह कि भाई टॉल के लिए भी जीन एलील है इसके पास, तो एलील क्या हुआ? जीन ही है, बस अल्टरनेटिव फॉर्म है उसकी जीन की। ये भी जीन ही है एलील भी, बस अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन की, तो इसको हम एलील कह देते हैं। तो अब बात दूसरी कर रहा था मैं कि अगर टॉल और ड्वार्फ दोनों के लिए उसके पास जीन है, दोनों के लिए दोनों एलील हैं, टॉल का भी है ड्वार्फ का भी है, तो भाई यहाँ पर हाइट कैसी होगी? यहाँ पर हाइट ऐसी होगी जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा वो कहलाएगा डोमिनेंट और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो कहलाएगा रिसेसिव। और डोमिनेंट कौन सा होगा, रिसेसिव कौन सा होगा, ये उनके एक्सप्रेशन पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, अगर सपोज करो टॉल और ड्वार्फ एक साथ आ जाएं और कोई भी ऑर्गेनिज्म उसकी हाइट जो है टॉल हो जाए तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि भाई जो टॉल है वो डोमिनेंट है और जो ड्वार्फ है वो रिसेसिव है। अब सपोज करो इन 2 सेल का, इन 2 का आपस में फ्यूजन हो गया तो क्या होगा? तो वही ये होगा, फिर ये सेल बन जाएगी 1
क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है, और क्रोमोसोम नंबर 1 डैश, क्रोमोसोम नंबर 2 डैश और क्रोमोसोम नंबर 2 डैश। तो यहां पर 2 डैश 2 डैश एक साथ आ गए और 1 डैश 1 डैश, मतलब कंडीशन यही वाली है, ठीक है। मतलब कि आप इसमें से किसी का भी आपस में फ्यूजन करा के देख सकते हैं। यही नहीं है कि जो मैं करके दिखा रहा हूं वैसा ही होना है कि इसका इससे ही होगा, इसका इससे भी हो सकता है, इसका इससे भी हो सकता है, कहीं भी कोई भी फ्यूजन, ठीक है। तो ये जो है इसका मतलब क्या हुआ, एलील जो है जिस समय जाइगोट बनता है और उस जाइगोट के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर में होते हैं। एक जो जीन होगा, जरूरी नहीं है कि एलील एक जैसे हो, एलील अलग अलग भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं। टॉल टॉल दोनों एक साथ आ सकते हैं, ड्वार्फ ड्वार्फ दोनों एक साथ आ सकते हैं, टॉल ड्वार्फ एक साथ आ सकते हैं। लेकिन हाँ, जो हाइट के लिए जो जीन है एक आएगा मदर से, और एक हाइट के लिए जो जीन है एक आएगा फादर से। और जब ये मदर और फादर के हाइट के जीन जो हैं एक साथ एक सेल में आ जाएंगे, तो अब ये दोनों एलील हैं। जीन क्या है, हाइट, लेकिन अब दोनों क्या है, एलील हैं एक दूसरे के। और जिस क्रोमोसोम पर ये हैं दोनों, ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के लिए होमोलोगस क्रोमोसोम हैं और इनकी ही पेयरिंग होगी जिस समय क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि आपको अब यहां पर एलील और जीन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एलील कहाँ है सेल के अंदर और जीन कहाँ है सेल के अंदर, ठीक है। इसमें थोड़ी सी बात हमने ये भी बताया कि डोमिनेंट कौन होगा, रिसेसिव कौन होगा, गैमीट क्या हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये कि भाई जो जितने भी ये जीन, एलील, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, ये सारी टर्म्स क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर हम इनके मैथमेटिक्स को समझेंगे कि कितनी जो हैं टॉल होते हैं, कितने ड्वार्फ आएंगे, अगर वो जो सब नेट का है वो सब कुछ। ऐसा नहीं है, देखो अभी तो फिलहाल मैं इसको बिल्कुल जो है बहुत ही बेसिक लेवल पर, एकदम हाई स्कूल इंटर के लेवल पर समझा रहा हूँ। तो ये वीडियो जो है एज वेल एज उनके लिए भी पूरी उतनी ही अच्छी रहेगी, उनके लिए भी उतनी ही वैल्यूएबल है जो छोटी क्लास के स्टूडेंट हैं, और इसे 10th 12th वाले भी इसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। और आने वाले समय में मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा पीजीटी टीजीटी की तैयारी भी कराइए बायोलॉजी की, तो उसके लिए भी मैं कुछ सोच रहा हूँ। तो हो सकता है आने वाले समय में हम पीजीटी टीजीटी के लिए बायोलॉजी भी शुरू करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, वेट फॉर सेकंड नेक्स्ट वीडियो, और प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ओके।